पाकिस्तान की मार्केट अगर आप देखें, इकोनॉमी तो 2-3 चीज़ों पे तो है। आप देखें, एक नंबर 1, कोई शख्स जिसको कोई नौकरी नहीं मिल रही या जो कोई बड़ा बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता, उसने पहले एक छोटा घर बना के कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, या अगर उसके पास और कम पैसे तो रियल एस्टेट का एजेंसी खोलनी है, और फिर उसके बाद उसने डेवलपर बनना है, और फिर डेवलपर बनने की तो कोई लिमिट नहीं है। अगर आप देखें तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें ये जो रियल एस्टेट का अमल दखल है वो तो मेरा ख्याल में, अब मैं कोई फिगर्स तो नहीं मेरे पास इस वक्त, बट बड़ा सिग्निफिकेंट उसका हमारे इकोनॉमी में अमल दखल है इन टर्म्स ऑफ वो कितना रेवेन्यू जनरेट करता है और एम्प्लॉयमेंट करता है। हम ये बात कर रहे हैं, हम जो 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 हम जिस किस्म की ये बात कर रहे हैं प्रपोजल्स की, उसमें तो हमें ये मार्केट का कमर्शियल एस्पेक्ट ख़त्म होता नज़र आ रहा है इवेंचुअली। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? हमारी ज़्यादातर तो देखें पॉलिटिकल एलीट हो या कोई भी एलीट हो, इवन सर ये सिविल मिलिट्री क्या कर रहे हैं, ये भी तो इनकी बेसिकली तो जो एम्पायर खड़ी है वो भी रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा अमल दखल है। आप कह रहे हैं कि आप इन सब की वजह पे नहीं, ये कभी भी नहीं मानेंगे, और ये बातें तो इनसे हो चुकी हैं। सही, और मुझे ऐसे जवाब मिले हैं कि मेरे 5 बच्चे हैं तो मैं कैसे एक प्लॉट रख सकती हूँ। 5 बच्चे हैं तो हर एक को एक तो चाहिए। तो ये भी सोच है। इसी वास्ते लैंड यूज चेंजेस जो आए हैं वो इसी वास्ते आए हैं। एक हमारी जहनियत है, कानून को छोड़ दिया हम कानून भी बना देते हैं, मगर जहनियत ये है कि हमें हर एक बच्चे के लिए एक प्लॉट चाहिए और एक मकान चाहिए। ये है थिंकिंग। अब इसमें तो ये चीज़ें नहीं आ सकती, इसका हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत, जैसे आपने भी कहा, ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। आप कुछ नहीं करना चाहते, आप नौकरी नहीं करना चाहते, आप प्लॉट खरीद के मकान बना दीजिए और आपका शुरू हो जाती है अर्निंग। ये भी है। तो हम जो बातें कर रहे हैं वो तो एक इतनी बड़ी तब्दीली है कि आप उसे इनकलाबी कह सकते हैं। आपके माशरे को वो बिल्कुल तब्दील कर। अच्छा, मेरे ख्याल में उसमें ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस तो शायद मिडिल क्लास से ही आ जाए हमारी, बिकॉज जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट की और डिफरेंट इस तरह के मामला हैं, तो वो भी मेरा ख्याल में इसके बगैर तो उनका भी माइंड नहीं सोच सकता कि अगर ये सेक्टर नहीं हो तो हम कैसे आगे करेंगे। और सर सबसे बड़ी बात है, इस सेक्टर में आपका मिनिमल किस्म का जो है ना इंटेलेक्चुअल इनपुट है और मैक्सिमम किस्म का आउटपुट है। आपको कोई ज़्यादा बड़ी एजुकेशन नहीं चाहिए, आपको बस कॉन्ट्रैक्टर बनना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो बाइंग एंड सेलिंग की, अगर आप रियल एस्टेट करते हैं तो उसके बाद तो बाकी तो यू हैव द एंटायर, मतलब प्ले ग्राउंड, आप जो भी करना चाहें इस पर कर सकते हैं। इवन और भी बहुत सारी बातें हैं। हमारी जो किताब है कराची लैंड इशू, उसमें आइडेंटिफाई किया है कि इस सिलसिले में कितने लोग एक साल में मारे जाते हैं। किस साल में कितने मारे जाते हैं? कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में स्टेट एजेंट्स मारे जाते स्टेट एजेंट्स मारे जाते हैं। जब हमने ये किताब लिखी थी, मेरे ख्याल में 2015 थी गालिबन, 2 साल में उससे पहले 11 मारे गए थे। लैंड डिस्प्यूट्स तो रियल एस्टेट एजेंट मारे जा रहे हैं आपस में, ओनरशिप ऑफ लैंड टाइटलिंग इस सिलसिले में। अच्छा, और उसी पीरियड में हमारे 3 लैंड एक्टिविस्ट मारे गए थे। एक तो ये इस पे मारा गया खराब से सुइज फार्म के सिलसिले में, 2 मारे गए थे इस पे बहरिया के सिलसिले में, और बहरिया के सिलसिले में जैसे आपको पता है इससे ज़्यादा मारे गए थे लोगों को निकालने के लिए वहाँ से। मेरा अपना ख्याल है, और इसका मैं जज साहब से भी जो अपॉइंट किए गए थे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनसे भी मैं कह चुका हूँ कि मेरा ख्याल है वो भी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट लैंड ग्रैबर्स ने मरवाया। सही।